स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का लगभग 200 प्रश्न देखेंगे जो एसके झा सर के द्वारा पब्लिश्ड जो 4100 प्लस प्रश्न का जो संग्रह आया है, जो स्पेशली बिहार पुलिस के लिए ही है और बिहार दरोगा के लिए है, उसी का आज हम लोग इसमें आज भाग देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का। इससे पहले कल वीडियो जो आया था उसमें हम लोग फिजिक्स का 350 प्रश्नों का संग्रह देखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं बायोलॉजी के 200 प्रश्नों का संग्रह। और दोस्तों, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा इसका जूम कर लिया जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो नदी, वन, रेगिस्तान है, जबकि बगीचा या क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है ना, आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में। अगला प्रश्न है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो होता है वह जल, वायु और कीट उपयुक्त में से सभी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी थे। इन्होंने आनुवंशिकता का खोज मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, इसमें से बताना है कौन होगा। शार्क है, सैलामेडर है, टर्टल है, टोड है। तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वह शार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश वर्तमान में अभी केरल को पछाड़कर मसालों में भी उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को इथोपिया भी कहा जाता है, भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? उपार्जित लक्षण इसमें से बताना है कौन है। तो शरीर का जो वजन होता है वह उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन ट्रोंटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो यह उत्पादक वर्ग में आता है, उत्पादक वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? बायोगैस का प्रमुख घटक जो होता है वह मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन होता है। अगला प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण किया गया वो आधारित है। 5 जगत वर्गीकरण आधारित कौन से लक्षण पर है? तो यह हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तने में कैवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं को कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? तो पीठ की ओर बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वह द्वितीयक जाइलम कहलाता है। जाइलम और जो फ्लोएम होता है या जटिल ऊतक होता है, जटिल ऊतक होता है जिसमें जाइलम का काम है कि जल संवर्धन करता है, ठीक है, पौधे में जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का वहन करता है। अगला प्रश्न है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक जो ग्राही होता है वह RuBp होता है। RuBp होता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RuBp होता है। अगला प्रश्न है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या गिरावट के कारण हो जाएगी एड्स रोगी में? तो एड्स रोगी में हो जाएगा इसका सही उत्तर श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC की गिरावट हो जाती है। और एड्स HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन मंडल ने किया था। अगला प्रश्न है कि एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या कहलाता है, या कौन सा होता है? एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला जो कारक होता है वह ताप होता है, मृदा की नमी होती है, अपवर्तन की प्रकृति और ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? उपभोक्ता इसमें से बताना है आपको
कौन सा है? उपभोक्ता जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन है बकरी, घास, शेर, भेड़िया। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से हो जाएगा आपका बकरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से हार्मोन अथर्व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? तो अथर्व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कौन करता है? तो यह करता है आपका एस्ट्रोजन करता है। अगला प्रश्न है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी में मूत्र के उत्सर्जित होने वाला अम्ल जो है कौन सा है? तो फिनाइल पाइरुविक अम्ल है, फिनाइल पाइरुविक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो लिंग निर्धारण मानव जाति में XY पाया जाता है, XY पाया जाता है, वहीं महिलाओं में XX पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंधन के द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो यह बंधन जो होता है वह आपका डाइसल्फाइड बंधन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो यह किया था आपका 7, यहाँ हो जाएगा, मतलब 7 विपर्यासक विशेषक चयनित किए थे। अगला प्रश्न है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला जो प्रोटीन है वह कौन सा है? तो इसमें मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन होता है, मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन होता है। अगला प्रश्न है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको पृथुता तापी कहते हैं, पृथुता तापी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लैग प्रचालक ओपेरॉन बना है, लैग प्रचालक ओपेरॉन बना है, किससे बना है? तो यह बना है एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना है। अगला प्रश्न है कि एस्कर्बिक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एस्कर्बिक विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की खोज हॉलकट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो दूध से दही जमाने में यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि इस प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और जब दूध से दही जमता है उसमें जीवाणु जो होता है वह लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है, वे जल में नहीं चल पाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह कैसी होती है? तो खोखली होती है। और सबसे जो बड़ा हड्डी होता है वह फीमर जो होता है वह जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी जो होती है स्टेपिज होती है, स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था, जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनको 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1968 में। अगला प्रश्न है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो होता है उसको लिग्निन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं, लिग्निन। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता जो शब्द दिया था वाल्टर जी रोसेन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो रंग होता है लाल वह लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करना है। तो शरीर में पानी की कमी से होने वाला जो स्थिति हो जाता है उसको निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसमें पानी और नमक दोनों की NaCl की भी कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? तो इसमें ऑप्शन है इबोला, हेमरेजिक, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इसमें से मच्छर के काटने से कौन नहीं फैलेगा? तो इबोला हेमरेजिक हो जाएगा, हेमरेजिक बुखार या मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पायरोनिन वाई का, पायरोनिन वाई का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको
कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। तो जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको टेलोसेंट्रिक कहते हैं। टेलोसेंट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण देना है। प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण इसमें से हो जाएगा नागफनी। नागफनी प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में जो हड्डियां होती है वह 206 होती है। अगला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। तो नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में जो सही इसमें से विकल्प बताना है आपको। तो सही विकल्प इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, यह नर में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। चिरडिम्बता को दर्शाता है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है। तो हो जाएगा अम्बाई एस्टोमा। अम्बाई एस्टोमा जो है चिरडिम्बता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो यह हो जाएगा आपका बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एस्टिवा। एस्टिविया हो जाएगा। एस्टिविया हो जाएगा। यह एक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अगला प्रश्न है कि एड्स रोग का जनक है एक क्या। तो एड्स रोग का जनक एक इसमें से आपका विषाणु हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, विषाणु, वायरस। अगला प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो विडाल टेस्ट जो हो जाएगा टाइफाइड रोग जो होता है, जल दूषित से हो जाता है टाइफाइड रोग, उसी को यह संक्रमण को दर्शाता है। तो टाइफाइड में क्या हो जाएगा। तो साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु से फैलता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 47 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र में इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो हो जाएगा शुक्रवाहिनी जो हो जाएगा या मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, जबकि गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय होता है। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रवण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होगा। अंतःस्रवण तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए अंतःस्रवण होता है। अगला प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण किस डैश के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन अंग है। तो यह हो जाएगा आपका उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो अपस्थानिक मूल जो होता है यह बरगद के वृक्ष में पाया जाता है। बरगद के वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंदालेंसिस है। फाइकस बेंदालेंसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर जो है बाहर से अंदर तक, इन स्तरों के सही क्रम बताना है। नेत्र श्लेष्मा है, रंजित पटल है, दृष्टि पटल है, श्वेत पटल है। तो इसमें से आपको बताना है कि बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर में श्वेत पटल होगा, उसके बाद आपका नेत्र श्लेष्मा होगा, तब रंजित पटल होगा, तब दृष्टि पटल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है। इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसमें हो जाएगा केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो बीज फलों के भीतर किसमें होगा। तो बीज फलों के भीतर जो हो जाएगा वह एंजियोस्पर्म में होगा, एंजियोस्पर्म में। अगला प्रश्न है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च जो है क्या देगा। तो जल विश्लेषण पर स्टार्च जो है वह ग्लूकोज देगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन की जो गति है वह कितनी है। तो 72 मिनट है, 72 मिनट। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह कौन सा है। तो यह हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है।
तो यह हो जाएगा आलू, हो जाएगा आलू, रूपांतरित तना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं। केचुए में क्लेटलम जो खंड होता है कितना होता है? तो केचुआ में क्लेटलम खंड 14, 15, 16 एवं 17 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। तो क्लोरोफिल जो है वह मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्तन डैश से जुड़े हुए हार्मोन है। फोटोट्रोपिज्म जो है वह किससे जुड़ा हुआ हार्मोन है? तो यह ऑक्सिन से है। ऑक्सिन की खोज डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जहान मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहेंगे? तो नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं उसको हेलोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मोहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो सम्मोहनी पौधे में पानी जो ऊपर जाता है वह जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी यानी दर्द को खत्म कर देती है। तो दर्द को खत्म कर देगी नोवल्जीन हो जाएगा, नोवल्जीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो छिपकली हो जाएगा, स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहेंगे? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी? तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा लिनियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है? स्वपोषी इसमें से बताना है आपका नहीं है। तो स्वपोषी इसमें से हो जाएगा कवक जो है स्वपोषी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो हो जाएगा जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिरन हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एड्स एक क्या है? कौन सा जनित रोग है? तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है इसमें से? तो पैरामीशियम, हाइड्रा, शैवाल, कवक। तो एक कोशीय जीव इसमें से हाइड्रा जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलहरित शैवाल क्या होता है? तो नीलहरित शैवाल जो होता है वह स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो साइनोकोबालामिन जो है वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, जबकि विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो केसर जो हो जाएगा वर्तिकाग्र वर्तिका से होती है, जो केसर सबसे ज्यादा JNK में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीन संवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किसने किया था? तो PCR जीन परिवर्धन तकनीक को विकसित करता है, उसको किसने विकसित किया? तो यह किए थे मूलिस ने किया था, मूलिस ने किया था, मूलिस। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो मुख्य जीव का नाम हो जाएगा केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव इसमें से नहीं है? तो हो जाएगा सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत था उसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे सटन एवं बोमेरी, सटन एवं बोमेरी। अगला प्रश्न है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो प्रथम अस्थायी उत्पाद मैलिक अम्ल है, जो सेव में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वह क्या था? तो यह था गैलोपोगास। क्या था? गैलोपोगास। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट जो है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो मलेरिया रोग की दवा का स्रोत सिनकोना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। जीन की खोज जोहानसन के द्वारा 1909 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो हो जाएगा वह विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के हृदय में कितने वैश्म पाए जाते हैं? तो वैश्म जो पाया जाता है वह 4 वैश्म पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा जो है वह किसके पाचन में सहायक होगा? तो सलीवा जो हो जाएगा यह हो जाएगा मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चा को जन्म लेने के बाद जो टीका लगता है उस टीका का नाम है हेपेटाइटिस बी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? लुप्त प्राय औषधि पादप है तो यह हो जाएगा इसबगोल हो जाएगा, इसबगोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के कारण नहीं जमता है, विटामिन के कारण जो है वह नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव की पसलियां कै डैश के साथ जुड़ी हुई होती है? तो मानव की जो पसलियां है वह स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें पाया जाता है? तो डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में जो पाया जाता है वह दायां नीलय में पाया जाता है, दायां नीलय में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक खाद्य इसमें से कौन नहीं है? तो प्राथमिक खाद्य जो हो जाएगा दुग्ध नहीं है, जबकि फल सब्जी अनाज है, दुग्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग मूंगफली में होता है, टीका रोग मूंगफली में होता है, मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य है जल संवहन को करना। खाद्य उत्पाद का संवहन फ्लोएम करता है, दोनों जटिल ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो मध्य कर्ण में हैमेट नामक हड्डी नहीं पाया जाता, जबकि मेलियस, स्टेपिज और इनकस इसमें तीनों में दो प्रकार की हड्डी पाई जाती है, इसलिए कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि इन क्रम में इनको सजाना है, क्रम में इनको सजाना है, क्रम में इनमें सजाना है। बच्चा है, नवजात है, भ्रूण है, वयस्क है और युवा है, तो इसमें से क्रम में सजाना है। आपको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 2, 1, 5, 4। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी? तो प्रथम बार टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डी एक उदाहरण है, हड्डी जो है एक उदाहरण है आपका संयोजी ऊतक का, हड्डी एक उदाहरण है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, और हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है जिसको स्नायु बोलते हैं, याद रखिएगा, और हड्डी से मांसपेशी को टेंडन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से नाइट्रोजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो कैंसर होता है। कैंसर शरीर में जितने समय में शरीर में जो अपना जो बनाता है उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं, जितना देर में वो हो जाएगा शरीर में। और कैंसर जो होता है 4 प्रकार का होता है, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह आपका 6.3 होता है। अगला प्रश्न है कि फूलों का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है उसको क्या कहेंगे? तो इसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस रक्त समूह को व्यापक समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? तो व्यापक प्राप्तक समूह AB को कहा जाता है और O को सर्वदाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? आपातकाल का हार्मोन एड्रेलिन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो वंशानुगत रूपांतरण की इकाई जो इसमें से हो जाएगा जीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है?
तो शीर्षस्थ विभेदक ऊतक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। तो इसको पाइरेनोइड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका फाइलम पोरीफेरा के समूहों में स्पंज, गुहा और नाले को रेखाबद्ध करती है। तो यह करेगा आपका कॉलर कोशिका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो यह हो जाएगा फिलामेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभेदोतक की कोशिकाओं के पास डैश नहीं होता है। तो विभेदोतक की कोशिकाओं के पास क्या नहीं होता है, तो यह हो जाएगा आपका रसधानियां नहीं होती है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन के रूप में उपयोग होने वाला समुद्री शैवाल की पहचान करना है। तो समुद्री शैवाल जो इसमें से हो जाएगा आपका सरगसुम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो सभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका औषधि सेल हो जाएगा, औषधि सेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है, तो ये हो जाएगा एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। तो यह हो जाएगा आपका कोशिका हो जाएगा, कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रिप्सिन एंजाइम की कार्य की पहचान कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है। तो यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पचाता है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है कि डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। तो यह हो जाएगा आपका ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो यह किया गया था एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मिड डीएनए की कार्य की पहचान करना है। प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करना है। तो यह क्या कार्य करता है, तो जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करता है प्लाज्मिड डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नाशय रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। तो यह हो जाएगा लाइपेज। अगला प्रश्न है कि सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। सैलामेंडर, तो जो सैलामेंडर है यह उभयचर वर्ग में से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं, तो यह कहेंगे बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है। एक लिंग वाला इसमें से बताना है आपको कौन सा है। तो मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूजा एक लिंगी पौधा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। जीवन, कॉलम 1 में जीवन है। तो जीवन है जो कोशिका डीएनए की पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करता है। एस पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी है। G2 में कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। एम कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को 2 नए कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का बी, यानी जीवन जो है पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। ठीक है। एस जो है वह कोशिका डीएनए की पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। और G2 जो है वह कोशिका समसूत्रण की तैयारी में सामग्री को पुनर्गठित शुरू करना है। और एम जो है वह कॉपी करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरे सवाल के विषय में सही कथन की पहचान करना है। हरे सवाल के विषय में, तो हरे सवाल के कथन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन जो सही है। हरे सवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होती है। वाष्पोत्सर्जन जो होती है वह एस्टोमेटा के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है कि क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होती है। तो क्लोरेला जो है यह प्रोटीन नामक पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। अंतरिक्ष यात्री इसको अपने हौज या केबिन में उगाकर ले जाते हैं। द्विकोर की
प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करना है, द्विकोरकी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करना है, तो यह हो जाएगा सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट जो है द्विकोरकीय प्राणियों की एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। यह स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी हो सकते हैं, होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एस्केलमिन्थीज हो जाएगा, एस्केलमिन्थीज हो जाएगा इसका सही उत्तर। रोक्फोटाइटन सी डैश में पाया जाता है। रोक्फोटाइटन किस में पाया जाता है? तो रोक्फोटाइटन जो है यह पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो अकशेरुकी जिसमें से सरीसृप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना है। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान इसमें से पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। तो अंचल नामक अभियान जो गर्भवती महिलाओं के देखरेख के शुरू किया गया है वह आपका राजस्थान में शुरू किया गया है, राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु। अगला प्रश्न, डैश एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म पलवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में है रूप से संबंधित है। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पूरा वनस्पति शास्त्र, पूरा वनस्पति शास्त्र हो जाएगा, पूरा वनस्पति शास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार इसमें से बताना है, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मर्चेंटिया हो जाएगा, मर्चेंटिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो यह हो जाएगा कॉलर कोशिका, कॉलर नामक कोशिका करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युग्म सुमेलित है तो यह हो जाएगा लिनन वनस्पतिक रेशा, लिनन वनस्पतिक रेशा जो है यह सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करता है? तो अजंता के चित्र की जो चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करता है? तो यह करता है आपका जातक की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? तो उपास्थीमय ऊतकों में इसमें से कौन पाया जाएगा? तो उपास्थि अणु पाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करेंगे, पहले उत्परिवर्तनवाद, जननात्मक विकलन, प्राकृतिक चयन, तब विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत इसमें से बताना है, कौन सा है? तो हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्रश्न है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है तो कौन करेगा? तो ये हो जाएगा कसक्यूटा। अगला प्रश्न है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा जो होती है वह आपका ब्रायोफाइलम में हो जाएगा, ब्रायोफाइलम में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का जो संग्रह होता है वह अग्र मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा वृषण, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो होता है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन इसमें से कौन करेगा? तो इसमें से हाइड्रा करेगा। क्या करेगा? हाइड्रा करेगा। अगला प्रश्न है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है
तो कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है कि पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उसको स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको विभेदन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो कोशिकाएं मृत हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा में। अगला प्रश्न है कि वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण जो हो जाएगा आपका अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नह पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण से हार्मोन जो हो जाएगा यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो यह हो जाएगा गर्भाशय तैयार करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक डैश होता है। तो यह कारण होता है, कारण। अगला प्रश्न है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो क्रॉस परागण के लिए कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बडिंग हो जाएगा। इसका पौधे हो जाएगा सही उत्तर, पौधा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? तो हो जाएगा बाहरी विखंडन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो हो जाएगा मेटाफेज। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है यह मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो आंत हो जाएगा खरगोश की। नेक्स्ट प्रश्न है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन जो है किसकी प्रक्रिया है? तो यह हो जाएगा एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो सेप्रोट्रॉफ इसमें से हो जाएगा कुकुरमुत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक इनमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होगा? तो यह होगा युग्मनज का। अगला प्रश्न है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको समजात अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसके 72 कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तब बीजाणु इसमें परिवर्तित हो जाएगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर। अगला प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन जो है वह कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा बनाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन आपको बताना है कौन नहीं है, तो ऑक्सिन जो हो जाएगा या पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, तो ये हो जाएगा रजोदर्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो रिकेट्स नामक जो बीमारी हो जाएगी वह विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है कि नग्नबीजी होते हैं, डैश नग्नबीजी होते हैं, नग्नबीजी कौन होगा, तो नग्नबीजी हो जाएगा पाइनस, पाइनस नग्नबीजी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कीटों तथा कुछ अन्य कीटों के नर में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, किसी नर में X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र होते हैं, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारित करता है, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही आपका कथन सही है। अगला प्रश्न है कि यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो यह हो जाएगा आपका लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन करेगा, तो यह हो जाएगा एंडोस्पर्म करता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा होता है किसके कारण बढ़ेगा, तो हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसको अंडप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौवा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कौवा की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या नाम दिया गया या क्या कहते हैं, तो इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। अगला प्रश्न है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम अन्य पदार्थ होते हैं, तो हो जाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको अंड जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित, जो कि निम्न में से किससे विकसित हुए हैं, तो यह हुए हैं अफ्रीका से। तो दोस्तों आज 200 प्रश्न बायोलॉजी का समाप्त हुआ। कल देखेंगे केमिस्ट्री का 250 प्रश्न उसमें भी दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जुड़ना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिया रहता है। तो चलिए दोस्तों ढेर सारा